हेलो एवरीवन, मैं हूं ज़ैनुल शेख और हम लोग आज बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर की बात बायोलॉजी में रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शंस का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में बायोलॉजी में, तो रिप्रोडक्शंस। ठीक है, रिप्रोडक्शंस का मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शंस का मतलब दो वर्ड्स है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा से चेंज करके देखें तो हमारा जो है तो रिप्रोडक्शंस अपने आप में क्या कहता है, तो रिप्रोडक्शंस का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा से इस तरह से लिखें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस का मतलब री का मतलब अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ का एल्डिंग होना या ओरिजिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ का फिर से डेवलप होना या किसी चीज़ का फिर से बनना। ठीक है, या किसी चीज़ का बिल्डअप होना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर के प्रोडक्शंस वर्ड के बारे में सुनते हैं, तो उसका मतलब अगेन ओरिजिनेशन, यानी कि किसी चीज़ का फिर से बनना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस का मतलब अपने आप में ये कह रहा है कि इसका मतलब यहाँ से क्यों है रिप्रोडक्शंस। तो जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, तो वो एक ऑर्गेनिजम जो होता है अपने डेथ होने के पहले, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है अपने डेथ होने के पहले अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, बोर्न करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शंस। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे हम लोग 11th एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था जब, तो 11th एनसीईआरटी में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ड वाले में वहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द लाइफ। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लाइफ का मतलब वहाँ पे लिखा था कि व्हाट डिफरेंस इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, सबसे पहले हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया था ग्रोथ की बात किए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे ग्रोथ, फिर दूसरा हम लोगों ने लिया था रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शंस, और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है और भी तमाम तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शंस इज द जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। ठीक है, रिप्रोडक्शंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, बट दिस इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग का है, लेकिन ये है कि इसका जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में या डिफाइनिंग फीचर में हम लोग इसको नहीं रखते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो है बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शंस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे म्यूल की, तो म्यूल क्या होता है जनरली, ये म्यूल जो होते हैं तो ये क्या होता है कि ये हाइब्रिड, ये जो है रिप्रोडक्शंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, नेचुरली उनमें जो है रिप्रोडक्शंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से म्यूल हो गया, गिनी हो गया, ट्रिग्लियान हो गया, लाइगर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी क्या होते हैं इस तरह के एनिमल्स होते हैं, उनमें जो है रिप्रोडक्शंस करने की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इनको क्या हम लोग क्या करेंगे कि इनको जो है नॉन लिविंग में रख देंगे, नॉन लिविंग में नहीं रखेंगे क्योंकि ये लिविंग है, लेकिन ये क्या है कि इसके जो है अल्टरनेटिव, मतलब कि रिप्रोडक्शंस जो है कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पढ़ने का मतलब यही है कि इसको जो है वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बताएं। इसी तरीके से जैसे बहुत से ह्यूमन बींग्स में बहुत से जो है पेरेंट्स जो होते हैं, दे हैव नॉट बोर्न टू ऑफस्प्रिंग, वो किसी वजह से उनमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग को बोर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे कि नॉन लिविंग में थोड़ी रख देंगे। ठीक है, उनको लिविंग में ही रखेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
नहीं रखेगी, ठीक है, मतलब कि इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए और एक चीज़ यहाँ पे कि जैसे कि जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ होती है, तो स्पीसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें जो होगा तो रिप्रोडक्शंस इज मस्ट, ठीक है। रिप्रोडक्शंस मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में क्या होता है कि रिप्रोडक्शंस होना मस्ट है, ठीक है। तो स्पीसीज़ के अंदर पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, मतलब कि उसके दूसरे मेंबर की बात नहीं कर रहे। स्पीसीज़ के अंदर रिप्रोडक्शंस इज ए वाइटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसीलिए वहाँ पे जो है जो साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज दिया था, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर जो थे तो उन्होंने क्या किया था कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहती है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये कहती है कि वहाँ पे कोई भी जो है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो फर्टाइल हो, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शंस के करने की कैपेबिलिटी हो और वो अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बोर्न करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किस में रखेंगे? उसमें रखेंगे, स्पीसीज में रखेंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी यही कहते हैं कि वो प्रेफरेंस देते हैं किसको बेटा? रिप्रोडक्शंस को, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमने बात की है कि कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसको हम लोग कई तरीके से देखें, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे एनसीईआरटी में, वहाँ पे जहाँ पे लिखा है यूनिट 5, ठीक है, जहाँ पे यूनिट 5 लिखा है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये पहले इस तरीके के लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो एक बार देखना, उसमें पेज में देखना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग जो है जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे नहीं, उसके पहले, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि जो इस अर्थ पे जो जीवन का जो है जो सारे जो स्टोरी है, ठीक है, जो कहानी है इस अर्थ पे, उसके हम लोग उसी के जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है, आप उसमें भी देखे होंगे कि 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ड वाले के सेकंड पेज में देखेंगे, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है डेफिनेशन दिया है बायोलॉजी की। द बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या वहीं पे लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशंस, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके की ये डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी जो है 12th स्टैंडर्ड के पहले पेज पे वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर भी इन्होंने ये लिख रखा है बायोलॉजी इन एसेन इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब कि जो इस अर्थ पे है वो जो लाइफ है, जो उसकी स्टोरी है इस अर्थ पे, वही अपने आप में क्या कहते हैं उसको? बायोलॉजी। अब ये बताओ कि अगर इस अर्थ पे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की उसकी कंटिन्यूटी बनी है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी उसकी स्पीसीज क्यों बनी हुई है? वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने डेथ होने के पहले अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बोर्न करता है, ठीक है। तो उसी से जो है क्या हुआ है कि इस अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी है। तो मतलब रिप्रोडक्शंस क्या है कि जो रिप्रोडक्शंस की जो डेफिनेशंस है, तो एक्चुअल में ये जो लाइन है ये अपने आप को जो है रिप्रोडक्शंस की जो है डेफिनेशंस को बताता है कि बायोलॉजी इन एसेन इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। अब ये यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल्स होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है। देखिए इस अर्थ पे क्या होता है कि दो चीज़ें होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बोर्न होता है तो उसका डेथ होना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब इस अर्थ पे एक ही जो मतलब कि जो वास्तविकता है, जो एक हकीकत है, वो ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स
बोर्न होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है इस अर्थ पे आया है उसका डेथ होना कंपलसरी, डेथ होगा ही होगा, यही एक जो है कड़वी हकीकत है। तो यहाँ पे हम लोग जो वही लिखा है कि वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है मतलब कि वो बोर्न होता है फिर डेथ होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बहुत सालों से जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स बोर्न हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो वो डेथ होने के पहले ही अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करना है, बोर्न करता है। और उस ये प्रोसेस जो चली आ रही है मिलियंस ईयर से चली आ रही है, जिसकी वजह से आज कोई भी स्पीसीज क्या हो रही है, इस अर्थ पे अपने आप को एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है टू लाइव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस क्रिएटेड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस। ठीक है, दो वर्ड पे यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो एक तो जब तक कि मतलब कोई भी स्पीसीज है तब तक कि उसका इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस बना रहता है, जब तक कि वो क्या कर रही है कि नेचुरली जो है मतलब कि उसका नेचुरली जो है एक्सटिंक्शंस नहीं हो सकता है, यानी कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसमें एक्सटिंक्शंस नहीं होता है, या एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों वर्ड का मतलब यहाँ पे समझिए कि इस तरीके से कि कोई भी स्पीसीज है उसकी जो है इस अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसका एग्जिस्ट बना हुआ है, तब तक कि वो इस अर्थ पे अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखेगी, जब तक कि उसका जो है कोई नेचुरल कोई एक्सटिंक्शंस नहीं हो जाता या एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस नहीं हो जाता। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे नेचुरल का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर देखोगे कि जैसे बहुत से एक ईरा था जिसको हम लोग जुरासिक ईरा पीरियड बोलते हैं, तो उस जुरासिक पीरियड में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो है डायनासोरस जो थे उनका जो है ये डायनासोरस का जो है यहाँ पे एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, मतलब कि डायनासोरस जो थे एक उनका एक टाइम पीरियड था जिस पे वो अच्छी तरीके से वेल डेवलप होकर के इस अर्थ पे अपना सर्वाइवल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ड्यू टू द नेचुरल, ठीक है, अब नेचुरल प्रोसेस की वजह से, नेचुरल एक्सटिंक्शंस की वजह से या किसी उसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या कोई इंसिडेंट होने की वजह से क्या हुआ कि वो सारे के सारे स्पीसीज जो थे, मतलब कि जो रेप्टाइल का मेंबर डायनासोरस जो था, तो वो क्या हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, वो एक्सटिंक्शंस उसका नेचुरली था, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो एक मुद्दा जो है, वो जो एक इशू है, वो हमारे उसका इवोल्यूशंस का पार्ट है। जब आप इवोल्यूशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल एक्सटिंक्शंस होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मतलब कि एक तो नेचुरल हो गया। ठीक है, अब दूसरा ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस हो सकते हैं, कि मतलब कि जैसे आप जान रहे हैं कि समझ रहे हैं कि दिन ब दिन क्या हो रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशंस जो है वो दिन ब दिन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ कर रही, बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशंस बढ़ रही। ठीक है, अब जब पॉपुलेशंस बढ़ेगी तो उसकी जो रिक्वायर्ड होगी, उसकी जो नीड होगी वो भी बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है वो सही तरीके से या गलत तरीके से वो इस अर्थ पे अपना क्या करता है, वो क्या करता है, सर्वाइवल करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तमाम तरह के जो है मतलब कि जो है तमाम तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब तमाम तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज मतलब कि इश्यूज कैसे डेवलप होते हैं, वो क्या हो गया, पॉल्यूशंस तमाम तरह के डेवलप। जैसे आपको पता है कि जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइड, और वार्मिंग का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे इसको बोला गया, एक जब अर्थ समिट हुई थी तो उसमें एक स्लोगन दिया गया था, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्लोबल वार्निंग। ठीक है, मतलब कि ये कि अगर हम लोग जो है अगर टाइम रहते हुए अगर नहीं वो हुए, अवेयरनेस नहीं आए, तो फिर क्या होगा कि आने वाले टाइम हमारे लिए किसी उससे जो है भयावह स्थिति से कम नहीं होगा। मतलब
नेचुरल जो आने वाला टाइम है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस का मतलब यहाँ पे, अब जैसे हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप यहाँ पे स्लाइड पे देखेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि जैसे मॉरिशस में क्या था कि वहाँ पे एक डोडो बर्ड्स है, ठीक है। तो डोडो बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें मॉरिशस में, तो वहाँ पे उसका ज़्यादा इतना ज़्यादा जो है उसका जो है वो किया गया, उसका इतना ज़्यादा हंटिंग किया गया, शिकार किया गया। अब वो कोई पर्पज़ हो, चाहे वो उनके मीट के पर्पज़ से हो या दूसरे पर्पज़ से, उसको जो है इतना ज़्यादा रैपिडली इतना जो है उसका शिकार किया गया कि ये जो डोडो बर्ड्स है, तो ये क्या हुआ कि ये डोडो बर्ड्स जो है एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। मतलब और इसी तरीके से अगर हम जो एक ये डोडो का अगर आप देखोगे तो आपको जो है एक इस तरीके से डायग्राम दिखेगा, मतलब कि एक बर्ड्स के जैसा है, डक के जैसा होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो स्टीलर सी काऊ, ठीक है, स्टीलर सी काऊ की बात करें, ये भी आपको इमेज में दिख जाएगा। स्टीलर सी काऊ जो कि जिसको हम लोग जो है समुद्री गाय बोलते हैं, तो ये स्टीलर सी काऊ का जो है रसिया में उसका इतना ज़्यादा जो है वो किया गया, एक्सप्लॉयटेशंस किया गया, इतना ज़्यादा उसके हंटिंग किया गया कि ये भी धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अपने अगर उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में हम लोग बात करते हैं जैसे कि वल्चर की बात करें, ठीक है। तो वल्चर की अगर हम लोग बात करें तो वल्चर जो है इसको अगर आप देखोगे तो पहले क्या थे कि वल्चर हमारे यहाँ, जिसको हम लोग हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, तो वल्चर जो थे पहले क्या थे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये बल्क अमाउंट में पाए जाते थे, बहुत ही इनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशंस थी। और ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्चर को नेचुरल स्कैवेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल स्कैवेंजर। नेचुरल स्कैवेंजर मतलब कि जो है प्राकृतिक सफाई कर्मी इनको बोला जाता है। तो नेचुरल जो है वल्चर जो होते हैं नेचुरल स्कैवेंजर थे। अब इससे क्या हुआ कि इनमें इनके ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, रेड लिस्ट में आने लगे। इनकी तादाद पूरे इंडिया में अगर देखोगे तो कुछ गिनी चुनी इनकी संख्या बची हुई है। तो इनको नेचुरल स्कैवेंजर हम लोग क्यों बोलते हैं? तो वल्चर पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी एनिमल्स होता था वो जब डेथ करता था, ठीक है, जब डेथ होता था तो ये क्या होते थे कि उस डेथ एनिमल्स को उस अर्बन या रूरल एरिया के बाहर ले जा करके कहीं किसी खेत में, किसी फील्ड में, वहाँ पे उसको क्या किया जाता था कि वहाँ पे उसको फेंक दिया जाता था। तो वहाँ पे ये जो वल्चर होते थे तो ये एक झुंड के झुंड में आते थे और विद इन आवर्स, ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर उस पूरे जो है डेड बॉडी को, एनिमल की डेड बॉडी को क्या है कुछ घंटे के अंदर ही उसको क्या करते थे, पूरा सफा ये कर देते थे, पूरा चट कर जाते थे। तो आज भी ये अगर आप देखोगे तो ये भी आज जो है ये इसमें ये आज एक्सटिंक्ट रेड लिस्ट में आने लगे, ये भी गायब होने लगे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सटिंक्शंस हो गया? ये हमारा जो एक्सटिंक्शंस हुआ ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शंस कहलाता है, ठीक है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शंस बिकम ए वाइटल प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शंस आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शंस क्या है कि एक वाइटल प्रोसेस है, मतलब कि वाइटल का मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शंस बिकम ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग, ठीक है। मतलब कोई भी स्पीसीज जो है लंबे टाइम तक जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। उसमें से क्या हो कि अगर सारे के सारे जो है उसके जो इंडिविजुअल्स है, जो उसके सारे के सारे मेंबर हैं, वो अगर रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है इसका जो है इस सेंटेंस का मतलब अगर समझे, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर जापान का ले, ठीक है, तो ये क्या है एक इसका जो डेमोग्राफी है, ठीक है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पॉपुलेशन के स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के अगर उसमें से पर्पस से देखें तो जापान क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन का मतलब यहाँ पे नियर अबाउट 82 ईयर्स के जो है एवरेज लाइफ होती है, ठीक है। 82 ईयर्स जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है एज, मतलब सबसे बाद में जो डेथ होने वाले लोग हैं सबसे एज उनका जो है जापान में देखने को मिलेगा।
अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए परेशान है कि वहाँ पे लोग जो है बच्चों को बोर्न करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन फेज में आ गई, ठीक है। डिक्लाइन फेज में आ गई मतलब कि वहाँ पे जो है बूढ़े लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद यंगस्टर और सबसे कम बच्चे। अब मतलब कि अगर दिन ब दिन जो है वहाँ पे बच्चे कम होते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जापान की जो पॉपुलेशंस होगी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग फेज में चली जाएगी। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब आप पॉपुलेशन ही धीरे धीरे कम हो रही तो वो धीरे धीरे किस फेज़ में आ जाएंगे, एक्सटिंक्शंस के फेज़ में आएंगे, लंबे टाइम तक वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे एक प्लान किया, ठीक है। अब उन्होंने प्लान क्या किया कि अगर आप जो है वहाँ के लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए कि उन्होंने जो है क्या एक प्रोसेस अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप 1 चाइल्ड को अगर एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, 1 चाइल्ड को अगर आप एडॉप्ट करते तो उसकी पूरा जो खर्चा है चाहे एजुकेशन का हो या उसके लिविंग का हो तो 50% वो क्या करेगी, उसका बियर जो करेगी तो वो गवर्नमेंट करेगी। मतलब 1 चाइल्ड प्लान अगर आप अडॉप्ट करते हैं, एक बच्चे को अगर आप वो करते हैं तो उसका पूरा जो है 50% जो भी लिविंग का है, एजुकेशन का है, जो भी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या करेगा, कौन को बियर करेगा, वहाँ की जापान की गवर्नमेंट करेगी। अगर वहीं पे अगर दूसरे बच्चे को अगर आप 2 बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 चाइल्ड प्लान अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको जो है 100% उसके एजुकेशंस पे, ठीक है, उसके 100% एजुकेशंस और उसकी जो भी लिविंग की जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होगी वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। और इसके बाद साथ ही साथ अगर आप 3 चाइल्ड प्लान अपनाते हैं, ठीक है, 3 चाइल्ड प्लान को अगर आप जो है अपनाते हैं तो उसको जो है 100% उसके पूरे लिविंग का और उसके पूरे जो है एजुकेशन का और साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट जॉब भी दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। आप बोलोगे सर वहाँ तो बहुत अच्छा है, ये ऐसे अगर हमारे इंडिया में हो जाए तो देखिए अपने इंडिया में नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ की जो है सिचुएशन अलग है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कर दोगे तो यहाँ पे तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे ही अभी 140 करोड़ है तो और ज़्यादा 2 करोड़, मतलब 140 करोड़ है तो और तेज़ी से रैपिडली ग्रो करने लगेगी। तो यहाँ का जो है यहाँ के एस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते, वहाँ की कंडीशंस अलग है, यहाँ की कंडीशंस अलग है। तो ये हमने बताया कि ये रिप्रोडक्शंस बिकम वाइटल प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्शंस जो है क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि अगर जो है कोई भी बहुत सारी कंट्री है जो डिक्लाइनिंग फेज में है तो अगर वहाँ पे जो है इस तरह प्रोसेस होने लगेगी तो वहाँ पे एक्सटिंक्ट होने मतलब बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। ईच इंडिविजुअल्स लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल मतलब स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है उसकी प्रोजेनी है तो 2 मेथड के थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहला एसेक्सुअल मेथड के थ्रू और दूसरा सेक्सुअल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे अगर देखोगे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा है ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट पेज में पूरे एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने देख लीजिए इसमें स्लाइड में ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूरे एक, लेकिन आप बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो यूनिट होता है ना तो पूरे यूनिट में जितने चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस या उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो 4 चैप्टर है उसके यहाँ पे पूरा उन्होंने पूरे समरी दिया है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और कई क्वेश्चन यहाँ से हमारे जो है अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि 2 तरीके से इंडिविजुअल लिव्स, ठीक है, एसेक्सुअल मेथड होता है और सेक्सुअल मेथड होता है, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल, ठीक है। यूनिपेरेंटल मतलब कि जैसे अगर आप देखोगे यूनिपेरेंटल का मतलब कि इसमें जो है
एक ही पेरेंट जो होगा अपनी जो है अपनी कार्बन कॉपी को जो है अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर देता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि एक जो है स्पीसीज़ होगी और एक जो है ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसे जो है क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल। मतलब यहाँ पे जो है अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखोगे एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है, मियोसिस डिवीजन्स डज नॉट टेक्स प्लेस, मियोसिस डिवीजन्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, मियोसिस गैमेट का फॉर्मेशंस नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पहले यूनिपेरेंटल हुआ, गैमेट का फॉर्मेशंस नहीं होगा, मियोसिस डिवीजन्स नहीं देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें किस में होंगी, एसेक्सुअल वाले में, ठीक है। और इसी का जस्ट इसमें अगर आप कर दोगे सेक्सुअल वाले में तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है बाई पेरेंटल होगा, गैमेट का फॉर्मेशंस होगा, मियोसिस डिवीजन्स देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जनरली, अब एक चीज़ और थोड़ा से हम लोग यहाँ पे बात को फोकस करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जब एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही चल रही होती है, ठीक है। जब बिल्कुल सब सही चल रहा होता है, तब उस समय जो हमारा जो नेचर है जो प्रेफर करता है तो वो एसेक्सुअल को करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है जब इन्वायरमेंट, जब चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि जब इन्वायरमेंट जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचर ने क्या किया, सेक्सुअल मेथड दिया है, ठीक है। कैसे, जैसे आपने सुना होगा सेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का फ्यूज़न होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है दोनों फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशंस होता है। अब जब फर्टिलाइजेशंस होता है तो गैमेट के जब फॉर्मेशंस होता है उस टाइम पे मियोसिस डिवीजन्स होता है, और मियोसिस डिवीजन्स जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन्स में, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा मियोसिस डिवीजन्स में कि वहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट होता है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेज फर्स्ट में वहाँ पे क्या होता है कि आपको सब स्टेज में डिवाइड होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस। तो पैकेटीन वाले स्टेज में वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, नाम सुना होगा आपने, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इसमें जो है एक क्रोमोसोम्स के कुछ कैरेक्टर जो होते हैं दूसरे वाले कैरेक्टर के क्रोमोसोम्स के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। इसी ओवरलैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे जो है हर बार जो है क्या होता है कि नए कम्बिनेशन, नए जीन्स का कम्बिनेशन बनता है, और ये जो नया जीन्स का कम्बिनेशन बनता है ना, इसी से क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में वो क्या करता है, सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो इसमें ये इवोल्यूशंस का पार्ट है, ठीक है। इसी में देखोगे तो डार्विन ने भी जो है बोला था कि 3 चीज़ों की, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है नया स्पीसीज बनता है तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, तो उसके नेचुरल सिलेक्शन से और भी बहुत सारी बातें वहाँ पे उन्होंने बताया था, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेन्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताया था कि उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी नया स्पीसीज डेवलप होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में कोई भी किसी भी स्पीसीज़ को अगर जो है सर्वाइव करना है तो उसके लिए क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल पाया जाता है, और जो हायर क्लास के प्लांट होते हैं उसमें सेक्सुअल हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं, एक वर्ड लिखा है फिटनेस, ठीक है। अब फिटनेस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो है बॉडी सॉडी को खूब जो है जिम करें और अपनी खूब बॉडी जो है अच्छी बॉडी बना ले और 6 पैक्स डेवलप कर ले, वो यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। फिटनेस का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी स्पीसीज़ है
और उसकी उस स्पीसीज़ की जो है जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है, मतलब कि उसकी रिप्रोडक्शंस की जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी जो है कि वो कितने स्पीसीज़ को डेवलप कर पा रहा है, कितने ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर पा रहा है, तो उसको उस स्पीसीज़ का हम लोग रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 स्पीसीज़ है, एक ए स्पीसीज़ है, दूसरा बी स्पीसीज़ है, तीसरा सी स्पीसीज़ है। एक जो है जो पॉपुलेशंस की जो ग्रोइंग रेट है वो 10% है, इसकी बी की 70% है, इसकी 20% है। अब अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शंस की फिटनेस की अगर हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे तो रिप्रोडक्शंस की जो फिटनेस है सबसे अच्छी किसकी होगी? रिप्रोडक्शंस की फिटनेस सबसे अच्छी बी वाले की होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलिटी जो है, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस की जो कैपेबिलिटी है वो सबसे अच्छी यहाँ पे बी वाले की सबसे 70% है, मतलब इसकी रिप्रोडक्शंस फिटनेस सबसे अच्छी है। ठीक है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ की अगर बात करो तो हमारी जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, ग्रोइंग फेज 3 फेज होती है, ग्रोइंग फेज होती है, स्टेबल फेज होती है और डिक्लाइनिंग फेज में। जापान की बात करेंगे वो डिक्लाइनिंग फेज में, चाइना की बात करेंगे तो चाइना क्या है, स्टेबल है। लेकिन इंडिया की रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो वो कैसा है, ग्रोइंग पोज। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी कि ह्यूमन होमोसैपियंस जो स्पीसीज है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब सबसे अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्लोगन तो वाई इज रिप्रोडक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस। ठीक है, मतलब कोई भी एक जो रिप्रोडक्शंस है, ठीक है, वाई इज रिप्रोडक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस जो है ये क्यों, मतलब कि रिप्रोडक्शंस जो है वाई इज रिप्रोडक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे इस स्लोगन में यहाँ पे स्लाइड में, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो रिप्रोडक्शंस क्या है कि जैसे एक कोई स्पीसीज है, ठीक है, और उसमें जो है अगर कोई एक ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें जो है रिप्रोडक्शंस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी डिज़ायर, वो अपनी उसकी मर्जी नहीं बोर्न करना चाहता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बाकी जो मेंबर है उसका रिप्रोडक्शंस करना ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर क्या होगा, वो बहुत लंबे टाइम तक क्या होगा कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शंस है, मतलब जैसे सपोज करिए कि इम्पॉर्टेंट आपको समझ मतलब आप समझ गए कि एक पेरेंट्स है, ठीक है, एक कपल है, ठीक है, अब वो क्या है कि अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो जनरली आज मतलब क्या हो रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई भी बच्चे को एडॉप्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बच्चा नहीं वो करेंगे, बोर्न करेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें कि ये उनका अपना खुद का डिसीजन हो सकता है कि हम कोई भी बच्चे को जो है अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये उनका खुद का हो सकता है, लेकिन स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए, इस अर्थ पे उसके एग्जिस्टेंस के लिए बाकी के स्पीसीज़ के जो मेंबर है वो ऐसा नहीं कर सकते। उनका जो है अगर सारे के सारे लोग ऐसा प्लान कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो इस अर्थ पे उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी एक का जो है डिसीज़न हो सकता है, लेकिन उस स्पीसीज़ के सारे मेंबर का ये डिसीज़न नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस जो होगा वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे लाइफ स्पैन की, और लाइफ स्पैन वर्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, और इसके बाद और भी आगे चीज़ें हम लोग डिफरेंट जो हमारे वो हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।